हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लीगल एप्टीट्यूड के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हो या फिर बीए एलएलबी के लिए आपने अप्लाई किया है या अप्लाई करने वाले हैं, तो जानते रहिए कि ये क्वेश्चन आपके हर वर्ष एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। और एक क्वेश्चन को चलिए यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त शब्द आजीवन निर्वासन से अभिप्राय है। तो आजीवन जो निर्वासन है इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है किसी व्यक्ति को भारत से बाहर भेजा जाना, या फिर ऑप्शन बी में है किसी व्यक्ति को उसके शेष जीवन हेतु कतिपय द्वीपों में भेजा जाना, या फिर ऑप्शन सी में है आजीवन कारावास, या फिर ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा, भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त जो शब्द है आजीवन निर्वासन, इसका जो मतलब होता है वो होता है आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है आजीवन कारावास, ऑप्शन बी में है काला पानी जिसे आप देश निकाला भी कहते हैं, ऑप्शन सी में है मृत्युदंड, और ऑप्शन डी में है साधारण कारावास। तो जानते रहिएगा, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अगर इन चारों की बात करें, जो दंड का प्रकार नहीं माना जाता है वो है काला पानी या फिर देश निकाला। और काला पानी देश निकाला देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकेगी? इसका मतलब कि जो आजीवन कारावास का जो दंड होता है, अगर सरकार चाहे तो उसको कम से कम कितने वर्ष तक कर सकती है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है 20 वर्ष, ऑप्शन बी में है 18 वर्ष, ऑप्शन सी में है 14 वर्ष, ऑप्शन डी में है 12 वर्ष। तो जानते रहिए, आजीवन कारावास के दंडादेश को जो सरकार जो है कम से कम जो कर सकती है वो कर सकती है 14 वर्ष तक। तो 14 वर्ष दिखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंड के प्रमुख सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मान्यता दी। तो कौन सा वो मामला था जिसमें दंड के प्रमुख सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी? तो देखिए, ऑप्शन ए में है वचन सिंह बनाम पंजाब राज, ऑप्शन बी में है जेकब जॉर्ज बनाम केरल राज, और ऑप्शन सी में है विनायक बनाम महाराष्ट्र राज, और ऑप्शन डी में है सुरेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो जानते रहिएगा, दंड के प्रमुख सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में मान्यता दी थी वो है जेकब जॉर्ज बनाम केरल राज, और जेकब जॉर्ज बनाम केरल राज्य देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आजीवन कारावास का अर्थ है, और देखिए बीच में है डॉट 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 के लिए कारावास। तो जो आजीवन कारावास होता है वो कब तक के लिए कारावास को बोला जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए में आया है 20 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी में है 24 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी में है 14 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी में है संपूर्ण अवशेष जीवन। अवशेष का मतलब यहाँ है जो बचा हुआ जो जीवन है वो पूरा का पूरा। तो जानते रहिएगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, आजीवन कारावास का जो मतलब होता है वो संपूर्ण आपका बचा हुआ जो जीवन होता है वो पूरा का पूरा होता है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आजीवन कारावास की अवधि होती है, तो आजीवन जो कारावास होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, कब तक के लिए होता है? तो देखो, ऑप्शन ए में है 14 वर्ष, ऑप्शन बी में है 20 वर्ष, ऑप्शन सी में है मृत्यु तक, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा, अगर आजीवन कारावास की बात करें तो इसकी जो अवधि होती है वो मृत्यु तक होती है, और मृत्यु तक देखिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बचन सिंह बनाम पंजाब राज का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है भारत में मृत्युदंड से, ऑप्शन बी में है विचाराधीन बंदी की अभिरक्षा से, या फिर ऑप्शन सी में है आत्महत्या के प्रयास के अभियोजन से, या फिर ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा, बचन सिंह बनाम पंजाब राज का जो संबंध है वो है भारत में मृत्युदंड से। तो भारत में मृत्युदंड से देखिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया? तो देखिए, ऑप्शन ए में है जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी में है राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी में है वचन सिंह बनाम पंजाब राज, ऑप्शन डी में है ज्ञान कौन बनाम पंजाब राज। तो जानते रहिएगा, हमारा इन चारों में बात करें जो सही आंसर होगा, जानते रहिएगा वो है ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। जानते रहिएगा, मृत्युदंड को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक बताया था कौन से मामले में? राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा, अगर यही क्वेश्चन हमारा ये होता कि मृत्युदंड को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले को संवैधानिक बताया था, देखिए क्वेश्चन यहाँ है असंवैधानिक किसको बताया था, अगर यही होता कि किसको
संवैधानिक बताया था, जो संवैधानिक बताया था वो बताया था जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इतना याद रखना है कि मृत्यु दंड को उच्चतम न्यायालय द्वारा किसको असंवैधानिक बताया गया था, तो वो है राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। लेकिन अगर यही होता किसको संवैधानिक बताया गया था, तो संवैधानिक जिसको बताया गया था वो था जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इतना याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मृत्युदंड विरले से विरले मामले में दिया जाए। तो देखिए ऑप्शन ए में है रेक्स बनाम गोविंद, ऑप्शन बी में है हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन सी में है बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, और ऑप्शन डी में है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, केवल अर्थदंड से संबंधित अपराध में अर्थदंड अदा न करने पर कारावास, तो कारावास कितने दिन का या कितने महीने का होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में आया है कठोर कारावास होगा, या फिर ऑप्शन बी में है साधारण कारावास होगा, या फिर ऑप्शन डी सी में आया है कठोर अथवा साधारण दोनों हो सकता है, या फिर ऑप्शन डी में है आंशिक कठोर और आंशिक साधारण। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, केवल अर्थदंड से संबंधित अपराध में अर्थदंड अदा न करने पर साधारण कारावास होता है। तो साधारण कारावास ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धाराओं का कौन सा समूह अपराध के साधारण अपवादों, जिसे आप बचाव भी कहते हैं, की विवेचना करता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है धारा 52 से 75, ऑप्शन बी में है धारा 57 से 76, ऑप्शन सी में है धारा 107 से 120, या फिर ऑप्शन डी में है धारा 76 से 106। तो जानते रहिएगा अगर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी धाराएं हैं जिनका समूह अपराध के साधारण बचाव या अपवादों की विवेचना करता है, तो वो धाराएं जो हैं वो है धारा 76 से 106, और 76 से 106 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कृत्य अपराध नहीं है। कृत्य का मतलब होता है कार्य, कौन सा कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है विधि की भूल से किया गया कृत्य, ऑप्शन बी में है तथ्य की भूल से किया गया कृत्य, ऑप्शन सी में है अज्ञानता के कारण किया गया कृत्य, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो जानते रहिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो वो जो है वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी, तथ्य की भूल से किया गया कृत्य जो होता है वो अपराध की कैटेगरी में उसको नहीं रखा जाता है। इसलिए हमारा जो बी नंबर होगा हम बी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एक पुलिस अधिकारी है, न्यायालय उसे आदेश देता है कि वह बी को गिरफ्तार करे। सम्यक जांच के उपरांत, सम्यक मतलब कानूनी जो जांच होता है उसके उपरांत उसके बाद सी को बी समझकर ए ने सी को गिरफ्तार किया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि इस प्रकरण में है तो क्या मानेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए में है ए सदोष परिरोध का दोषी है, ऑप्शन बी ए तथ्य की भूल का बचाव ले सकता है, ऑप्शन सी ए विधि की भूल का बचाव ले सकता है, और ऑप्शन डी ए सेवा में किए गए कार्य का बचाव ले सकता है। तो जानते रहिए इन चारों की बात करें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ए तथ्य की भूल का बचाव ले सकता है। अगर उससे गलती हो जाती है, वो किसी और को पकड़ने गया था बट बाई मिस्टेक वो किसी और को पकड़ के लाता है, उसे बाद में पता चलता है कि गलत इंसान को मैंने पकड़ लिया है, तो वो तथ्य की भूल का बचाव ले सकता है कि मुझसे गलती हो गई मुझसे जानकारी में। तो इसलिए हमारा जो बी नंबर होगा बी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एक सैनिक है। अब कह रहे हैं विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से भीड़ पर गोली चलाता है और बी की मृत्यु कारित करता है। अब बी की मृत्यु हो जाती है तो कह रहे हैं ए किस आधार पर अपना बचाव ले सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है आवश्यकता, क्या उस समय आवश्यकता थी गोली चलाने के लिए कह के अपना बचाव ले सकता है, या फिर ऑप्शन बी में है दुर्घटना, वो ये कह सकता है कि दुर्घटना हो गई, या फिर ऑप्शन सी में है मत्तता, या फिर ऑप्शन डी में मत्तता का मतलब यहाँ पे यही इसी चीज की मत ही थी, इसी चीज की वहां जरूरत ही थी, ये यहाँ बोला गया था, और ऑप्शन डी में है तथ्य की भूल का। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तथ्य की भूल। जी हाँ, वो तथ्य की भूल से अपना बचाव ले सकता है ये कह के, इसलिए हमारा जो डी नंबर होगा हम डी नंबर आंसर को क्लिक कर देंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एक न्यायालय ने अपने अधिकारी ए को आदेश दिया कि वह बी को बंदी बना ले। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने उचित जांच करने के बाद यह विश्वास करके कि सी ही बी है, अब कह रहे हैं सी को ही उसने बंदी बना लिया, बी सी को बी समझ के सी को ही बंदी बना लिया। तो अब कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस स्थिति में क्या समझा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है ए ने सी को सदोष बंदी बनाने का अपराध किया है। ऑप्शन बी में है ए ने कोई अपराध नहीं किया है। ऑप्शन सी में है ए का कृत्य बल की परिभाषा में आता है। ऑप्शन डी में है ए ने न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की है। तो जानते रहिएगा, इन चारों की बात करें, जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए ने कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए हमारा ए नंबर जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। तो देखिए वो कौन सी धारा है। तो देखिए ऑप्शन ए में है धारा 94, ऑप्शन बी में है धारा 92, ऑप्शन सी में है धारा 79 और ऑप्शन डी में है धारा 78। तो जानते रहिएगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 78। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव के लिए भूल की निम्न में से संबंधित होना चाहिए। इसमें जो भूल है वो निम्न में से किससे संबंधित होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए में है केवल तथ्य से, ऑप्शन बी में है केवल विधि से, ऑप्शन सी में है चाहे तथ्य से अथवा विधि से, या फिर ऑप्शन डी में है तथ्य एवं विधि दोनों से। तो जानते रहिएगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल तथ्य से। जी हां, किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव के लिए जो भूल जो निम्न में से संबंधित होना चाहिए वो होना चाहिए केवल तथ्य से संबंधित होना चाहिए। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा, हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधि और तथ्य की भूल से संबंधित प्रश्न को क्या माना जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है तथ्य की भूल माना जाता है, ऑप्शन बी में है विधि की भूल माना जाता है, ऑप्शन सी में है अनभिज्ञता माना जाता है, या फिर ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं माना जाता। जानते रहिएगा, विधि और तथ्य की भूल से संबंधित प्रश्न को जो माना जाता है वो माना जाता है तथ्य की भूल। और तथ्य की भूल की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कामगार उचित चेतावनी देकर छत से बर्फ फेंकता है, एक राहगीर की मृत्यु हो जाती है तो कामगार है। इसका मतलब कि एक कोई इंसान है जिसने चेतावनी देकर कि हाँ सब कोई हट जाओ, और वो हट जाने पर उसके बाद छत से वो कोई चीज़ फेंकता है, और जो चीज़ फेंकता है वो कि कोई इंसान उस राह से गुजर रहा था उसके ऊपर जाके गिरती है और उससे उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो जिसने छत से चेतावनी देने के बाद फेंका था वो उसके लिए क्या समझा जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए में है हत्या का दोषी उसे समझा जाएगा, या फिर ऑप्शन बी में है हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध का दोषी कहा जाएगा, या फिर ऑप्शन सी में है अपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी कहलाएगा, या फिर ऑप्शन डी जो आया है मृत्यु आकस्मिक थी इसलिए दोषी नहीं कहलाएगा। तो जानते रहिएगा, इस कंडीशन में अगर हम बात करें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, वो हत्या का दोषी माना जाएगा। वो क्यों ना उसने चेतावनी दी थी, इसके बावजूद भी वो हत्या का दोषी ही माना जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा, हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समुद्री तूफान में एक जहाज फंस गया। जहाज पर 3 व्यक्ति थे जिनमें से एक बालक था। जहाज पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था और जहाज के शीघ्र किनारे पहुंचने के आसार क्षीण थे, मतलब बहुत कम थे। ऐसी स्थिति में या तो तीनों भूख से मर जाएं या किसी एक को मारकर उसके मांस को खाकर 2 अपने को जीवित रखते। अन्य जो दो थे उन दोनों ने मिलकर बालक को मारने का निर्णय लिया और उसके मांस को खाकर जीवित रहे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किनारे पहुंचने पर उन दोनों पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि सही निर्णय निम्नलिखित होगा, तो उनके खिलाफ जो सही निर्णय दिया जाएगा वो क्या होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए में है दोनों हत्या के दोषी माने जाएंगे, या फिर ऑप्शन बी में है दोनों हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी हैं, या फिर ऑप्शन सी में है दोनों किसी अपराध के दोषी नहीं है और आत्मरक्षा का बचाव ले सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी में है दोनों किसी अपराध के दोषी नहीं है और आवश्यकता के सिद्धांत का बचाव ले सकते हैं। तो जानते रहिएगा, इस कंडीशन में जो ऊपर बताया गया है जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हां, दोनों हत्या के दोषी कहलाएंगे। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो हम ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सही उत्तर बताइए। अब देखिए कंडीशन क्या है, एक पोत, पोत का मतलब एक मान लीजिए पानी का जहाज के टूटने के बाद एक लकड़ी का टुकड़ा गहरे सागर में तैर रहा था। दो व्यक्ति उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, मतलब जो भी जहाज, जो पानी का जहाज था, वो जब डूबा तो उसमें कुछ जो लकड़ी के टुकड़े थे जहाज के, वो ऊपर तैरने लगे। तो एक ही लकड़ी के टुकड़े को दो लोग उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे। तो अब कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया और वह डूब गया, मतलब एक इंसान ने उसको धक्का दे दिया लकड़ी पकड़ने के लिए, जिसको धक्का दिया था वो इंसान डूब गया और उसकी डेथ हो गई। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि धक्का देने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी, देखिए ऑप्शन ए में है आपराधिक दायित्व से मुक्त, क्या उसको आपराधिक दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, या फिर ऑप्शन बी में है आपराधिक दायित्व से मुक्त उसे समझा नहीं जाएगा कि उसने अपराध से उसको बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त नहीं किया जाएगा, या फिर ऑप्शन सी में है कि आपराधिक दायित्व से मुक्त तो नहीं किया जाएगा किंतु क्षमा करने योग्य अपराध किया गया है, या फिर ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा जो भी ऊपर कंडीशन बताई गई है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हां, आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं है, उसे अपराध से पूरी तरह से उसे मुक्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्षमा करने योग्य अपराध उसने किया है, उसे क्षमा किया जा सकता है। कि हो सकता है कि अपनी जान को बचाने के लिए उसका हाथ अचानक उससे लग गया हो, या फिर जो भी वहां कंडीशन रही होगी, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा हम सी नंबर को ही क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य एक अपवाद के रूप में उपबंधित है। तो कौन से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 7 वर्ष के कम आयु के शिशु का जो कार्य है एक अपवाद के रूप में उपबंधित है। तो देखिए ऑप्शन ए में है धारा 80 में, ऑप्शन बी में है धारा 81 में, ऑप्शन सी में है धारा 82 में और ऑप्शन डी में है धारा 84 में। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, धारा 82 में ये उपबंधित है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई बात अपराध नहीं है जो किया जाता है, कब किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में है 8 वर्ष से कम आयु में, या फिर ऑप्शन बी में है 10 वर्ष से कम आयु में, या फिर ऑप्शन सी में है 7 वर्ष से कम आयु में, या फिर ऑप्शन डी में है 12 वर्ष से कम आयु में। तो जानते रहिएगा कोई बात अपराध नहीं है जो किया जाता है 7 वर्ष से कम आयु में, और 7 वर्ष की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा 82 एवं 83 में शिशु के कार्यों को अपराध न मानने का आधार है। तो क्या आधार माना गया है। देखिए ऑप्शन ए में है शिशु द्वारा अपने कार्य का अर्थ व प्रकृति एवं परिणाम न समझ पाना, या फिर ऑप्शन बी में है उसका शैशव व उसकी शारीरिक अक्षमता, या फिर ऑप्शन सी में है उसका बालक होना, या फिर ऑप्शन डी में है भारतीय दंड संहिता द्वारा शिशु को विशेष दर्जा प्रदान करना। तो जानते रहिएगा धारा 82 और 83 में शिशु के कार्यों को अपराध न मानने का जो आधार है वो है ऑप्शन नंबर हमारा जो ए आया है, शिष्य द्वारा अपने कार्य का अर्थ व प्रकृति एवं परिणाम न समझ पाना, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिशु अपने कार्यों को सही अथवा गलत होने को समझने में सक्षम माना जाता है यदि वह है, क्या है। देखिए ऑप्शन ए में है 7 वर्ष की उम्र का है, या फिर ऑप्शन बी में है 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम की उम्र का है, या फिर ऑप्शन सी में है 8 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम उम्र का है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है 7 वर्ष से अधिक परंतु 14 वर्ष से कम उम्र का है। तो जानते रहिएगा एक शिशु अपने कार्यों को सही अथवा गलत होने को समझने में सक्षम माना जाता है कब, यदि वह 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम उम्र का हो, और यह है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है। जो साक्ष्य शब्द है इसका क्या मतलब होता है। देखिए ऑप्शन ए में है पुलिस को की गई संस्वीकृति, ऑप्शन बी में है न्यायालय निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज, या फिर ऑप्शन सी में है न्यायालय के समक्ष कही गई बातें, या फिर ऑप्शन डी में है साक्षी का कथन। साक्षी मतलब जिसने वो देखा है घटना होते हुए या उसकी बात को साक्ष्य बोला जाता है। तो जानते रहिएगा साक्ष्य शब्द से जो अभिप्रेत होता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय निरीक्षण के लिए पेश की गई जो दस्तावेज होते हैं उसको हम साक्ष्य बोलते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है तथ्य का तात्पर्य है। तो तथ्य का क्या मतलब होता है? देखिए ऑप्शन ए में है ऐसी वस्तु जो अस्तित्व में है, या फिर ऑप्शन बी में है ऐसी वस्तु जो अस्तित्व में नहीं है, या फिर ऑप्शन सी में है ऐसी वस्तु जो अस्तित्व में नहीं है लेकिन होने की संभावना है, या फिर ऑप्शन डी व्यक्ति की मानसिक दशा। तो जानते रहिएगा तथ्य का जो तात्पर्य होता है वो होता है ऐसी वस्तु जो अस्तित्व में है, और ये देखिए है ऑप्शन नंबर ए में ऐसी वस्तु जो अस्तित्व में है, इसलिए हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एफआईआर का साक्षिक मूल्य है। तो एफआईआर का जो साक्षिक मूल्य है वो क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए में है यह एक मौलिक साक्ष्य है, ऑप्शन बी में है यह एक मौलिक साक्ष्य नहीं है, ऑप्शन सी में है इसका प्रयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन डी में है इसका प्रयोग साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो जानते रहिए इन चारों की बात करें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एफआईआर जो होता है वो साक्षिक मूल्य है, यह एक मौलिक साक्ष्य नहीं है। ये माना जाता है कि एफआईआर जो होता है एक मौलिक साक्ष्य नहीं माना जाता है, और मौलिक साक्ष्य नहीं मानने की बात ऑप्शन नंबर बी में आई है, इसलिए हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सह अभियुक्त की संस्वीकृति क्या साक्ष्य है? मतलब क्या उसको साक्ष्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखिए ऑप्शन ए में है हाँ हाँ मतलब माना जाएगा, ऑप्शन बी में नहीं मतलब नहीं माना जाएगा, या फिर ऑप्शन सी में है सामान्यतः नहीं माना जाएगा, या फिर ऑप्शन डी में है सामान्यतः हाँ मतलब सामान्यतः हाँ मान लिया जाएगा। तो जानते रहिए सह अभियुक्त की जो संस्वीकृति होती है उसे साक्ष्य नहीं माना जाता है, और साक्ष्य नहीं मानने की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में नहीं, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन एक साक्ष्य का प्रकार नहीं है? साक्ष्य मतलब सबूत, सबूत का कौन प्रकार नहीं माना जाता है? देखिए ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष साक्ष्य, ऑप्शन बी में है पुलिस से की गई संस्वीकृति, ऑप्शन सी में है सुनी सुनाई गवाही, या फिर ऑप्शन डी में है मौखिक साक्ष्य। तो जानते रहिए क्वेश्चन कह रहे हैं कौन एक साक्ष्य का प्रकार नहीं है। तो जानते रहिए इन चारों की बात करें जो साक्ष्य का प्रकार नहीं माना जाता वो माना जाता है पुलिस से की गई संस्वीकृति, और पुलिस से की गई संस्वीकृति की बात आई है ऑप्शन नंबर देखिए बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द्वितीयक साक्ष्य होता है जो दूसरे नंबर का साक्ष्य जो सबूत माना जाता है वो किसे माना जाता है? देखिए ऑप्शन ए में है एक उत्तम साक्ष्य, इसे एक उत्तम साक्ष्य होता है ये कहा जाता है द्वितीयक साक्ष्य, या फिर ऑप्शन बी में है इसे दूसरी बार फिर से पेश किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी में यह एक साक्ष्य का द्वितीयक स्वरूप होता है, या फिर ऑप्शन डी में है द्वितीयक साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य से निम्नतर कोटि का होता है। तो जानते रहिएगा जो द्वितीयक साक्ष्य होता है वो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। द्वितीयक साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य निम्नतर कोटि का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन था द्वितीयक साक्ष्य होता है, द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक साक्ष्य किसे नहीं कहेंगे। देखिए ऑप्शन ए में है प्रमाणित प्रतिलिपियां, ऑप्शन बी में है मूल से मिलान कर बनाई गई प्रतिलिपियां, या ऑप्शन सी में है दस्तावेजों के प्रतिलेख, और ऑप्शन डी में है मूल दस्तावेज। अब देखिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मूल दस्तावेज, जिसे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो जानते हैं द्वितीयक साक्ष्य ये नहीं होता, इसे तो हम प्राथमिक साक्ष्य बोलेंगे, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा हम डी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है एक वयस्क बालक का कथन। तो एक जो वयस्क बालक होता है उसका कथन कैसे समझा जाएगा? मान लीजिए कोई कोर्ट में कोई चीज़ चल रही, कोई गवाही या कुछ भी करना है किसी केस के लिए, तो वहाँ जो एक बालक के द्वारा दी गई जो गवाही होगा या जो भी साक्ष्य जो भी बताता है उसके कथन को कैसे लिया जाएगा? देखिए ऑप्शन ए में है एक दुर्लभ साक्ष्य है, या फिर ऑप्शन बी में है एक सबल साक्ष्य होगा, ऑप्शन सी में है साक्ष्य नहीं है, या फिर ऑप्शन डी में है यह एक सहायक कथन होगा। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एक सबल साक्ष्य। जी हाँ, एक वयस्क बालक का जो कथन जो माना जाएगा वो एक सबल साक्ष्य माना जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है वैध वारंट के लिए कौन सी अपेक्षा जरूरी नहीं है? इसका मतलब कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि अगर वैध वारंट किसी लिए जारी हुआ है तो उस वैध वारंट में कोई एक चीज अगर ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सी वो चीज है? देखिए ऑप्शन ए में है लिखित होना चाहिए, तो वारंट तो लिखित ही होगा, ये तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। ऑप्शन बी में है न्यायालय की मुद्रा अंकित होनी चाहिए, तो न्यायालय की मुद्रा तो अंकित उसमें होनी ही चाहिए। ऑप्शन सी में है गिरफ्तार किए जाने व्यक्ति का विवरण होना चाहिए, तो देखिए जिसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं अगर वारंट करता है उसका तो विवरण उसमें दिया ही रहेगा कि किसको गिरफ्तार करना है। और ऑप्शन डी में है जुर्माने की अवधि, उसमें जुर्माने की अवधि कितनी होनी चाहिए। देखिए ये हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा जो है अपेक्षा जरूरी है, जरूरी नहीं है कि वहां जुर्माने की वहां जिक्र किया गया हो कि ये कितने समय तक ये अवधि रहेगी कितनी नहीं, इसलिए हमारा जो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, हम डी नंबर को ही क्लिक करेंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है तलाशी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता। कब नहीं जारी किया जा सकता? देखिए ऑप्शन ए में है जब दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण समन से नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में है दस्तावेज के कब्जे का ज्ञान न हो। ऑप्शन सी में है वारंट समन से अधिक उपयुक्त हो। और ऑप्शन डी में है दस्तावेज या चीज का होना ज्ञात हो। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, तलाशी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता। कब? जब दस्तावेज या चीज का ज्ञान न हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है नकल करने का अपराध है। तो जो नकल करने का जो अपराध है वो किस प्रकार का अपराध माना जाता है? देखिए ऑप्शन ए में है संज्ञेय अपराध, या फिर ऑप्शन बी में है असंज्ञेय अपराध, ऑप्शन सी में है संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों माना जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा नकल करने का जो अपराध माना जाता है वो संज्ञेय अपराध माना जाता है। और संज्ञेय अपराध की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में आई है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत संज्ञेय मामलों में एफआईआर किया जाता है? देखिए ऑप्शन ए में है सेक्शन 154, ऑप्शन बी में है 155, ऑप्शन सी में है 156 और ऑप्शन डी में है 152। तो जानते रहिएगा सीआरपीसी के वो धारा जिसके अंतर्गत संज्ञेय मामलों में एफआईआर किया जा सकता है वो है सेक्शन 154 और 154 आया है देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अन्वेषण एनसी में हस्तक्षेप कर सकता है। तो कब कर सकता है? देखिए ऑप्शन ए में है पुलिस को सशक्त करके, या फिर ऑप्शन बी में है अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देकर, या फिर ऑप्शन सी में है सीबीआई के द्वारा, या ऑप्शन डी में है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो जानते रहिएगा अन्वेषण जो है वो एनसी में हस्तक्षेप कर सकता है। कब कर सकता है? सीबीआई के द्वारा, और सीबीआई के द्वारा देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सेक्शन 164 के अंतर्गत अपराध की संस्वीकृति की जा सकती है, मतलब अपराध को स्वीकारा जा सकता है। कहां स्वीकारा जा सकता है? देखो ऑप्शन ए में है पुलिस के समक्ष, ऑप्शन बी में है पुलिस अधिकारी के समक्ष, ऑप्शन सी में है मजिस्ट्रेट के समक्ष, ऑप्शन डी में है न्यायालय में हाजिर होकर। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की संस्वीकृति की जा सकती है। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 164 के अकॉर्डिंग। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा हम सी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है पुलिस किन परिस्थितियों में किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक के लिए निरुद्ध कर सकती है? जो कि सेक्शन 167 में इसका जिक्र हमें मिलता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं किया जा सकता, या फिर ऑप्शन बी में है बिना किसी कारण के, ऑप्शन सी में समय के अभाव में, या फिर ऑप्शन डी में है किसी भी परिस्थिति में। तो जानते रहिएगा पुलिस किस कह रहा है क्वेश्चन कि किन परिस्थितियों में किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक के लिए निरुद्ध कर सकती है। तो जानते रहिएगा वो कंडीशन है ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं किया जा सकता, इस वजह से वो कर सकते हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी अपराध की जांच या उसका विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? तो देखिए ऑप्शन ए में है वहां का न्यायालय जहां घटना घटित हुई है, या फिर ऑप्शन बी में है उच्च न्यायालय के द्वारा, या ऑप्शन सी में है उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित न्यायालय में, या फिर ऑप्शन डी में है किसी भी न्यायालय में। तो जानते रहिए किसी भी अपराध की जांच या उसका जो विचारण है जिस न्यायालय द्वारा किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? जहां वो घटना घटित हुई हो। और यह है देखिए ऑप्शन नंबर ए में वहां का न्यायालय जहां घटना घटित हुई हो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है किस अपराध का संज्ञान सेशन न्यायालय के द्वारा लिया जाता है? देखिए ऑप्शन ए में है पुलिस के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर, ऑप्शन बी में है मजिस्ट्रेट के द्वारा सुपुर्द किए जाने पर, या फिर ऑप्शन सी में है एफआईआर पर आधारित व्यक्ति, या फिर ऑप्शन डी में है किसी संज्ञेय अपराध का। तो जानते रहिएगा क्वेश्चन कह रहा है किस अपराध का संज्ञान सेशन न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। तो जानते रहिएगा वो जो है हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, मजिस्ट्रेट के द्वारा सुपुर्द किए जाने पर ही जानते रहिएगा सेशन न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है किसी अपराध का संज्ञान। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा हम बी नंबर को ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है पोटा अधिनियम पारित हुआ। तो जो पोटा अधिनियम था वो कब पारित हुआ था? तो जानते रहिएगा जो पोटा अधिनियम था ये पारित हुआ था 26 मार्च 2002 को, और 26 मार्च 2002 देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है, क्या कहा गया है? देखिए ऑप्शन ए में है भारत एक संघ राज्य होगा, या फिर ऑप्शन बी में है भारत एक राज्य मंडल होगा, या फिर ऑप्शन सी में है भारत राज्यों का एक संघ मतलब यूनियन होगा, या फिर ऑप्शन डी में है भारत राज्यों का एक संगठन होगा। तो जानते रहिएगा भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है मतलब यूनियन होगा, और भारत राज्यों का एक संघ की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति या फिर राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं संविधान के अनुसार किस प्रकार के प्रधान हैं? देखिए ऑप्शन ए में है नाम मात्र के, ऑप्शन बी में है वास्तविक, ऑप्शन सी में है तथ्यतः, या फिर ऑप्शन डी में है इनमें से कुछ भी नहीं। तो जानते रहिएगा भारत का चाहे राष्ट्रपति हो या फिर भारत के चाहे वो राज्यों के राज्यपाल हों, वो संविधान के अनुसार नाम मात्र के प्रधान माने जाते हैं और नाम मात्र की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 253, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 354 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 360। तो जानते रहिए कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो वित्तीय संकट की घोषणा जो कर सकता है वो कर सकता है अनुच्छेद 360 के अनुसार। अनुच्छेद 360 है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रध्वज संहिता को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी, तो कब दी थी? तो जानते रहिएगा भारतीय राष्ट्रध्वज संहिता को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी जो मंजूरी दी थी वो दी थी 26 जनवरी 2002 को, और 26 जनवरी देखिए 2002 आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की मंत्रिमंडल की सलाह को क्या कर सकता है? देखिए ऑप्शन ए में है ठुकरा सकता है, ऑप्शन बी में है स्वीकार करने को बाध्य है, या फिर ऑप्शन सी में है मंत्रिमंडल के परामर्श को एक बार पुनः विचार हेतु लौटा सकता है परंतु स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, या फिर ऑप्शन डी में है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श ले सकता है। तो जानते रहिएगा संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की मंत्रिमंडल की जो सलाह है उसको मंत्रिमंडल के परामर्श को पुनः वह विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन वो स्वीकृति के लिए बाध्य है, और ये आया है ऑप्शन नंबर हमारा सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालता है? देखिए ऑप्शन ए में है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी में है राज्यसभा का उपसभापति, या ऑप्शन सी में है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी में है संसद का वरिष्ठ सदस्य। तो जानते रहिएगा भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का जो कार्यभार जो संभालते हैं वो संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से ली गई परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, यह बात क्या है? देखिए यह बात सही है ऑप्शन ए में है, या फिर ऑप्शन बी में यह बात गलत है, या फिर ऑप्शन सी में मालूम नहीं, या फिर ऑप्शन डी में सलाह लेकर। तो जानते रहिएगा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से ली गई परामर्श को मानने के लिए बाध्य है, यह बात गलत है, और गलत आया है देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों की तुलना से अधिक शक्तियां हैं, यह किसने कहा है? देखिए ऑप्शन ए में है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, या फिर ऑप्शन बी में है न्यायमूर्ति खन्ना, या फिर ऑप्शन सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो जानते रहिएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के अन्य सर्वोच्च न्यायालयों की तुलना से अधिक शक्तियां हैं, यह बात कहा था सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने, और यह है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।